जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 243 के एंड के साथ केंजाकू और ताकाबा की बैटल भी एंड हो जाती है और इसी बैटल में यूटा केंजाकू को स्नीकिंग अटैक करके वन शॉट में उड़ा देता है, मतलब लिटरली केंजाकू को मार देता है वो। तो आज हम इस वीडियो में केंजाकू और ताकाबा की कंप्लीट बैटल को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने इस बैटल को 3 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया था, तो मैंने उन सभी चैप्टर्स को मिला के एक अलग से ये वाली वीडियो बना दी। तो मतलब इस वीडियो में मैं 3 वीडियोस को एक के बाद एक प्ले करूंगा, जिससे तुम्हें केंजाकू और ताकाबा की कंप्लीट बैटल समझ में आ जाएगी। दरअसल मैंने वीडियो ये इसलिए बनाई है ताकि तुम लोगों को बैटल के लिए अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियोस को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेरे वीडियोस को कोई देखेगा नहीं खोज के, लेकिन मैंने फिर भी छोटी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना दी है। काफी लो एफर्ट कंटेंट भी है। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 240 से लेके चैप्टर 243 तक कवर करूंगा, मतलब चारों चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को इस वीडियो में मर्ज कर दूंगा। और चैप्टर 241 की एक्सप्लेनेशन मैंने अभी तक नहीं की है, वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हालांकि मैं करना चाहता था लेकिन मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैंने चैप्टर 241 को 242 से पहले एक रीकैप वीडियो डाल दी है वहीं पर। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एंजन, जो कि कहती है कि हमें केंजाकू के ऊपर हमला बोल देना चाहिए गोजो और सुकुना के बैटल के एंड होने से पहले। तो आगे कहती है कि अगर गोजो जीत भी गए सुकुना के अगेंस्ट, तो भी केंजाकू का प्लान जो कि टेंगन के साथ ह्यूमंस को मर्ज करना था, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारी ये सभी स्ट्रगल्स कुछ भी मायने रखती। यहाँ अकारी कहता है कि जिस तरह केंजाकू ने रूल्स ऐड किए हैं, तो इसका मतलब है ये अगर उसे कलिंग गेम्स को एंड करना है तो उसको सारे सॉर्सरर्स को मारना पड़ेगा, राइट। यहाँ यूटा कहता है कि तो इसमें ज्यादा डरने की बात नहीं है, अगर उसको सारे सॉर्सरर को मारना पड़ेगा तो मुझे हकारी तुम सब लोगों को मारने आना ही पड़ेगा। अब आगे हकारी कहता है कि क्या होगा अगर गोजो हार जाओ और केंजाकू हम पे हमला बोल दे। मतलब यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ना हमारे ऊपर, क्योंकि हम सुकुना के साथ तब बिजी रहेंगे। इसके जवाब में एंजल भी कहती है अगर केंजाकू सरप्राइज अटैक भी नहीं करता ना, तो भी हमारी ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सुकुना से लड़ने के बाद हम बुरी तरह से जख्मी हो चुके होंगे। यहाँ पर कासुकाबे के ब्रेन में भी केंजाकू के ऊपर माकी को भेज के सरप्राइज अटैक कराने का प्लान चलता है, लेकिन वो उसे खुद डिनाई कर देता है, क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ऐसे डिवाइड कर देना, वो भी सुकुना से लड़ने से पहले, ये कोई बेहतर आइडिया नहीं था। यहीं पर एंजल सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना केंजाकू से लड़ने हम ताकाबा को भेजे, जिसपे हकारी और कासुकाबे भी मना कर देते हैं कि भैया इतने चूतिया बंदे को कौन ही भेजेगा उससे लड़ने। लेकिन वहीं पर एंजल ताकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देती है। वो कहती है कि उसकी कर्स टेक्निक है एवरीथिंग, मतलब कुछ पढ़ने नहीं पड़ा हमारे, मतलब एवरीथिंग का मतलब क्या है भाई, वह इसके बारे में हमें आने वाले चैप्टर्स से पता चलेगा। यहाँ पर पैनल शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केंजाकू ताकाबा से लड़ रहा है, वो अपने कर्सर्स उसके ऊपर फेंक रहा है, पर ताकाबा को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बंदा उल्टा केंजाकू का मजाक उड़ा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है ताकाबा के द्वारा। यहाँ ताकाबा केंजाकू को बिना छुई अपने माइंड से केंजाकू को यार वो टोपी पहना देता है अमेरिकन फ्लैग वाला, और उसका मजाक उड़ाता है। यहाँ पर केंजाकू भी सोचता है कि शायद उसकी कर्स टेक्निक ये है कि वो किसी भी फेनोमेनन को अपने दिमाग से क्रिएट कर सकता है, मतलब कुछ भी पॉसिबल कर सकता है ताकाबा। इसलिए मैंने इसकी कर्स टेक्निक को इतना गोटेड बोला था कि वो ये मान लेते कि ताकाबा ने ये सोच लिया कि गोजो की इन्फिनिटी हट जाए या फिर गोजो मर जाए, तो एग्जैक्टली वही चीज होगी। अब यहाँ पर केंजाकू भी थोड़ा केयरफुल रहना चालू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ताकाबा कुछ खतरनाक सोचे उसके बारे में। अब मैं तुम लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूं कि ताकाबा को खुद ही अपने कर्स टेक्निक के बारे में नहीं पता है, वो बस मजे लेता है और उसका ओपोनेंट हार जाता है। अब यहाँ केंजाकू भी सोचता है कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कर्स सॉर्सरर हो, उसकी कोई ना कोई वीकनेस जरूर रहेगी। यहाँ केंजाकू ताकाबा को पूछता है कि वो कौन है, और ताकाबा अपना नाम कहता है और वो शो ऑफ थोड़ा बहुत करता है कि वो P1 कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया था। अब इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग P1 कॉम्पिटिशन एक फनी कॉम्पिटिशन था जो जापानीज टीवी पे एयर होता था, लेकिन वो इस बात से फनी था कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बुरी थी। अब यहाँ पर केंजाकू और ताकाबा के बीच में कुछ बकवास बातें चलती है। केंजाकू उसको चिढ़ा रहा है, इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ केंजाकू भी उसकी बातों से क्रिंज कर रहा है, लेकिन बाद में ताकाबा केंजाकू से पूछता है कि तुम यार ये अजीब काम क्यों करते हो यार, कि तुम मर्जिंग करते हो, किसी को मारते हो, गेम स्टार्ट करते हो, मतलब कोई राक्षस वाक्षस पैदा करना चाहते हो क्या। इसलिए केंजाकू जवाब देता है कि ये उसको इंटरेस्टिंग लगता है तो वो करता है, भाई उसको जानना है कि ये सब करने के बाद क्या होता है। अब यार ताकाबा कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, तुम ऐसी चूतिया चीजें करोगे नहीं ना, ये तुम्हारे मुंह पे लिखा है। अब यहाँ पर ताकाबा एक और सा लेम जोक मारता है, जो कि यार पर्सनली मुझे तो बहुत क्रिंज लगा। इसमें वो ह्यूमन गैग के बारे में कुछ बात करता है और एट द सेम टाइम वो कह देता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब इसके बाद केंजाकू भी ताकाबा से कुछ बातें करता है, जो कि एक्चुअल में केंजाकू के लिए 100 IQ मोमेंट है। अब मैं बैठ के ये सब कुछ तुम्हें समझाऊंगा तो लेकिन एक ही बार में बता देता हूँ कि केंजाकू करना क्या चाहता है। दरअसल वो ताकाबा के जोक्स को उसी के अगेंस्ट लॉजिकली काउंटर करता है, जिससे ताकाबा का कॉन्फिडेंस डाउन होना चालू कर देता है। यहाँ केंजाकू फिर से कहता है कि भाई तुम बस ये सोचते हो कि तुम्हारे जोक्स फनी
फनी है। तुम्हें भाई ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा, तभी तुम जोक्स अच्छे से मार सकते हो। पहले इस पूरे कॉन्वर्सेशन का तुम्हें एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि भैया मान लेते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, तुम अपने बेरोजगार दोस्त का मजाक उड़ा रहे हो, लेम जोक है पर फिर भी ह्यूमन मैच कर देता है, सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो बंदा लॉजिकली तुम्हें काउंटर करना चालू कर दे तो ये बात तुम्हें कहीं ना कहीं खटकने लगे कि कैसा बंदा है यार, बंदा मजाक ही नहीं समझ रहा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर ताकाबा के साथ। और जैसे ही ताकाबा का कॉन्फिडेंस डाउन होता है, केंजाकू उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने नकल से और ताकाबा दूर जाके गिर जाता है। और यहाँ पर केंजाकू समझ जाता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक एक्टिवेट कैसे होती है। दरअसल उसकी कर्स टेक्निक तभी एक्टिवेट होती है जब यूजर बड़ा कॉन्फिडेंट रहे और उसे खुद के ऊपर विश्वास हो। यहाँ ताकाबा भी केंजाकू से कहता है कि तुम बड़े अनपढ़ आदमी हो जो कि एक एक्सपर्ट बनने का नाटक कर रहा है। मेरे जोक्स बाकी लोगों को फनी लगते हैं और अगर तुम्हें नहीं फनी लगते तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही पर केंजाकू कहता है, देखा मैं यही तो बात कर रहा था, यू प्रूव माय पॉइंट। अब यहाँ केंजाकू फिर से कहता है चलो एक काम करते हैं, एक कॉन्टेस्ट रखते हैं, जो भी सबसे फनी फेस बनाएगा ना वो जीत जाएगा। अब यहाँ ताकाबा एक फनी फेस बनाता है, लेकिन केंजाकू अपने स्टिचेस उतार के उससे भी खतरनाक और फनी फेस बना देता है, जिसे देख के ताकाबा तुरंत हंस देता है और केंजाकू ताकाबा को कूटना चालू कर देता है। अब यहाँ ताकाबा खुद के करियर के ऊपर ही डाउट करता है कि भाई मैं कैसे हार गया, क्या ये बंदा मुझसे भी ज्यादा फनी है, शायद मैं उतना भी अच्छा कॉमेडियन नहीं हूँ। अब यहाँ ताकाबा कहता है कि दो कॉमेडियंस हमेशा डिमांड में रहेंगे, वो जो फनी है और वो जो खुद को फनी मानते हैं। अब यहाँ ताकाबा हाजिर लोगों की लाश देखता है और भाई बंदा घबरा जाता है और उसका कॉन्फिडेंस पूरा भ्रष्ट हो जाता है। यहीं पर केंजाकू बड़े विलन स्टाइल से आके पूछता है, क्या हुआ, हंसो ना, कॉमेडियन थे ना तुम। और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। पहले चैप्टर 241 की रीकैप देख लो। चैप्टर 241 में फाइट्स कुछ नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ ताकाबा की बैक स्टोरी चली थी। तो चैप्टर 241 में हमें दिखाया जाता है कि ताकाबा और उसके दोस्त झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि ताकाबा कॉमेडी को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहा था, लेकिन उसका दोस्त इतना भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था कॉमेडी को। इसी बात पे उन दोनों में भिड़ंत हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करियर पर भी जोक बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए। और यही लड़ाई आखिर में जाके मारपीट पर भी उतर आती है, जहाँ ताकाबा अपने पार्टनर के ऊपर हाथ उठा देता है। हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा का शो इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज मिल रहे थे। इवन उसको उसके फ्रेंड्स भी समझा रहे थे कि इन सभी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि कॉमेडी में हर किसी को हंसाना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का ह्यूमर अलग होता है। आगे हमें बताया जाता है कि ताकाबा के फ्रेंड्स और बाकी सब लोग अपने फैमिली में सेट हो चुके हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और ये सब देख के ताकाबा का पार्टनर भी कहता है कि मैं ये कॉमेडी छोड़ रहा हूँ और मैं नहीं करना चाहता, जिसपे ताकाबा मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका फ्रेंड फिर भी नहीं मानता। हमें आगे बताया जाता है कि बीइंग ए कॉमेडियन भी ताकाबा काफी ज्यादा लोनली था, मतलब इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बन रहे थे। और इसका मेन रीजन ये है कि ताकाबा जिन जोक्स को अपने कॉमेडी शोज में इस्तेमाल करता था, वो उन्हीं जोक्स को खुद फनी नहीं समझता था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉमेडियन के लिए। अगर एक कॉमेडियन को अपने ही जोक्स फनी नहीं लग रहे तो ऑडियंस को क्या हंसाएगा। हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा बहुत ज्यादा सीरियस लड़का था, अपने दोस्तों के किसी मजाकों पे हंसता नहीं था और सारे इवेंट्स के ऊपर उसका एक न्यूट्रल रिएक्शन होता था। तो इसलिए उसके दोस्तों ने उनसे मिलना कम कर दिया और वो काफी अकेला रहने लगा। इसलिए वो अपने आप के ऊपर ही मजाक बना लेता था, ताकि वो अन्य बच्चों को ये कन्विंस कर सके ये कोई बुरा बंदा नहीं है, और वो चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें। सीधी भाषा में बताओ तो ये एक अटेंशन सीकर था। तो हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा ने कॉमेडी इसीलिए चुनी थी ताकि लोग उसे नोटिस करें, उसे अटेंशन दे। इसका मतलब है कि ताकाबा खुद कॉमेडी को सीरियसली नहीं ले रहा था, बस वो अकेले रह के हर्ट नहीं होना चाहता था। इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए ताकाबा केंजाकू को कहता है कि अगर 100 में से 99 लोग भी मेरे जोक के ऊपर हंस गए और वो एक बंदा भी मेरे जोक के ऊपर नहीं हंसा तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी, तो इसलिए मैं तुझे अभी हंसा कर ये दम लूंगा। तो यहीं को चैप्टर 241 खत्म होता है। सीधे चलते हैं अभी चैप्टर 242 की तरफ। चैप्टर 242 स्टार्ट होता है और केंजाकू यहाँ पर समन करता है स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट आकुरो ओटा की। लेकिन अगले मिनट ट्विस्ट ये है कि उसी कर्स स्पिरिट को एक ट्रक आके उसे मार के उसके चिथड़े उड़ा देता है। शायद ट्रक कौन भी जोरो की तरह इसी का एनिमे से भटक गए। और हमें आगे पता चलता है कि उस ट्रक में था कौन, ताकाबा। मतलब अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ताकाबा ने वन शॉट में एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को उड़ा दिया। समझ रहे हो कितनी ब्रोकन पावर है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में जो आगे होने वाला है वो शायद तुम्हारे दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है, तो मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ। बता दूं, ये वीडियो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज मैंने तुम्हें वार्निंग दे दिया, अगर तुम्हारा दिमाग चुदवाना है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। हमने क्या देखा कि ताकाबा ने कर्स स्पिरिट को उड़ा दिया और हम देखते हैं कि केंजाकू पुलिस वाले कपड़ों में आ रहा है और ताकाबा को कन्फ्रंट कर रहा है एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ना। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लास्ट में मिलेगा भाई। अगले पैनल पे केंजाकू कहता है कि इस बैग में फूंक मारो, अगर इस बैग के अंदर जो पानी में तैर रही गोल्ड फिश है अगर वो मर गई तो इसका मतलब ये है कि तुम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्ड फिश पहले ही मर चुकी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते
देखते हैं कि ताकाबा और केंजाकू डॉक्टर के कपड़ों में और उस गोल्ड फिश को इमरजेंसी के लिए लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये दोनों उस गोल्ड फिश का ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि केंजाकू ने वो जो शॉक वाले हार्ट रेट बढ़ाने वाले पैनल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं मुझे एक्चुअल में पता नहीं, उसी से ताकाबा को शॉक दिला दिया। और यहाँ पर ताकाबा शॉक खाते हैं हमारे चाइल्डहुड का फेमस डायलॉग बोल रहा है, आई नो ये सब कुछ तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने में, लेकिन मैं आगे वीडियो में ताकाबा की कर्स टेक्निक को समझाऊंगा, ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए क्रोसिन लेके बैठ जाओ क्योंकि दिमाग और दुखने वाला है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि गोल्ड फिश मर चुकी है और ये दोनों उस बात का शोक मना रहे हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ताकाबा केंजाकू से कह रहा है कि इस बात के लिए मुझे बहुत सारे नर्सेस चाहिए जो कि मुझे कंफर्ट दिला सके, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा कैंसर तो ये है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. क्या ये केंजाकू नर्स बन चुका है और ये दोनों फिर से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं क्योंकि ताकाबा ने उसे नर्सेस लाने को कहा था और केंजाकू ने कहा कि मुझे काम नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा। यहाँ ताकाबा कहता है कि तुम एक डिप्रेस्ड पर्सन को कैसे अकेला छोड़ सकते हो, और यहाँ आगे ताकाबा खुद कहता है कि चलो ठीक है अब इसका डिसीजन रॉक पेपर सीजर से होगा। अब इसी बात पे दोनों अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में वापस आते हैं और दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, एक दूसरे के नाक में उंगलियां घुसा के। तो चलो अब खुश हो जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं ताकाबा की कर्स टेक्निक। ताकाबा की कर्स टेक्निक उसके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसे जो चीजें कॉन्फिडेंटली फनी लगती है या फिर वो जो चीजें कॉन्फिडेंटली सोचता है वो चीजें सच हो जाती है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि ये अपने ओपोनेंट के इमेजिनेशन को भी मैनिपुलेट करती है, पर उसके इमेजिनेशन के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। अब समझे ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। वैसे कहा जाए तो ताकाबा की कर्स टेक्निक एक तरह से इताची की गेंजुत्सु की तरह है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इताची का गेंजुत्सु हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है, ताकाबा की कर्स टेक्निक सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है। अब ताकाबा अपनी कर्स टेक्निक यूज करके एरिया को एक Q&A कॉन्टेस्ट के टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। अब इस बात से हमें दिख रहा है कि केंजाकू कितना ज्यादा परेशान है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि भाई मैं जीतने वाला हूँ और खेल स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन एक पोएम के बारे में होता है और वहाँ पर पूछा जाता है कि किसने ये पोएम लिखी है, जिसपे केंजाकू पहले बजर दबा के सही उत्तर दे देता है। लेकिन यहाँ बात ताकाबा की कर्स टेक्निक की हो रही थी भाई, उसके हिसाब से जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। और होना क्या था, केंजाकू का आंसर हो जाता है गलत। अगला क्वेश्चन होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, जहाँ ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम पूछा जाता है जिसका आंसर ताकाबा को नहीं पता था, लेकिन केंजाकू बजर दबा के सही आंसर दे देता है। अब क्योंकि ताकाबा को पता नहीं था कि आंसर क्या है, तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था, इसलिए वो सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बात पे केंजाकू ताकाबा को चिढ़ाता है, जिसपे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर बजर दबा के नहीं देना था, वहाँ 2 डोर्स रखे हैं जिसके ऊपर आंसर लिखा होता है और क्वेश्चन होता है कि लोगों को क्या बताना मुश्किल है, अपनी रिकमेंडेशन या किसी डेजिग्नेटेड स्कूल की रिकमेंडेशन। इसी बात पे ये दोनों आंसर करने के लिए भागते हैं और अचानक से सिचुएशन भी चेंज होती है। ताकाबा को रोड के ऊपर एक बिल्ली दिखती है, वो उसे एक्सीडेंट से बचाने जाता है और आगे हमें क्या पता चलता है, वो बिल्ली निकलती है केंजाकू और इसी चक्कर में आके उस कार से ठोकर खा लेता है अपना ताकाबा। इसका मतलब समझे, क्योंकि एक्चुअल में मैंने बताया था कि ताकाबा की जो कर्स टेक्निक है वो अपने ओपोनेंट की इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो एट द सेम टाइम ये ताकाबा की कर्स टेक्निक की ड्रॉबैक भी हो गई। अगर उसका ओपोनेंट अपने इमेजिनेशन को मास्टर कर लेता है तो वो भी सिचुएशन को थोड़े बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और यहाँ पर बात करते केंजाकू ने ये कर लिया। अब अगले पैनल में ताकाबा भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है एक ओशन एरिया में, जहाँ वो कहता है कि मैं डूबने वाला हूँ और केंजाकू से बचाने आ रहा है, और पीछे से आके ताकाबा उसे जेट स्की से उड़ा दे रहा है। और नेक्स्ट पैनल में ये दोनों पानी के किनारे वाटर फाइट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ताकाबा की इमेजिनेशन केंजाकू पे भारी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर केंजाकू भी धीरे धीरे उसकी टेक्निक में फंस रहा था, क्योंकि केंजाकू भी कह रहा था इसमें मजा आ रहा है, मुझे नाज है खुद पे कि मैंने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस सबसे केंजाकू बाहर आता है और ताकाबा के फेस को पानी में दे मारता है। अब यहाँ पर आगे केंजाकू रियलाइज करता है कि सारी की सारी सिचुएशन उसके ब्रेन स्टिमुलेशन से बन रही है और मैं उसके ऊपर जितना भी डैमेज कर लूं वो उसे सह लेगा, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन उसके ब्रेन के हिसाब से मैनिपुलेटेड है। तो ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसकी कॉमेडिक डिजायर ही सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ये फाइट लड़ाई झगड़े से तो खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ केंजाकू डिसाइड करता है कि वो ताकाबा को 1-on-1 स्टैंड अप कॉमेडी के कॉम्पिटिशन में चैलेंज करेगा। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि अब पूरा एरिया एक शो की तरह बन चुका है, जहाँ पर हजारों ऑडियंस है और केंजाकू और ताकाबा के बीच में कॉमेडी बैटल शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म।
वेल चैप्टर वहीं से शुरू होती है जहां से चैप्टर 242 ने अपना एंड लिया था। केंजाकू और साकाबा कॉमेडिक बैटल में हिस्सा ले चुके हैं। अब वो दोनों स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाना चालू कर देते हैं। लाइक केंजाकू कह रहा है आई एम फार बेटर देन यू वगैरह वगैरह। इस पे ताकाबा तो थोड़ा बहुत हकलाता है, लेकिन वो कॉमेडी स्टार्ट कर देता है। जहां आगे ताकाबा केंजाकू को पूछता है कि क्या तुम स्टोरी ऑफ मोमोतारो के बारे में जानते हो। इस पे केंजाकू मना कर देता है। अब यहाँ ताकाबा कहता है वो तो काफी ज्यादा फेमस स्टोरी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता भाई। जिस पे केंजाकू वही इंडियन आइडल वाला रोने धोने वाला नाटक स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं काफी ज्यादा गरीब घराने से हूँ, मेरी माँ अकेली है। लेकिन बैड लक यहाँ पर केंजाकू के लिए रोने के लिए नेहा कक्कर नहीं थी। क्या मतलब की वीडियो हट गई। अब यह केंजाकू आगे भी रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ कहानियां सुनाया करती थी, जस्ट लाइक मोमोतारो। अब इस बात पे ताकाबा और भी गुस्सा हो जाता है कि केंजाकू को मोमोतारो के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने फिर भी नाटक किया। अगर तुम लोग को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बस एक स्टैंड अप कॉमेडी है दो लोगों के बीच में जब वो झगड़ा करते इन ए फनी वे, जिसे ऑडियंस बैठ के एंजॉय करते। अब यहाँ केंजाकू मोमोतारो की स्टोरी के ऊपर ही कुछ ज्यादा अजीबोगरीब और लॉजिकल क्वेश्चंस करता है। इस पे ताकाबा का रिएक्शन भी काफी ज्यादा पॉसिबल होता है। बाकी बस ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। इस कॉमेडी को अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें कान तक कैंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों जोक्स में कुछ भी घुसाए जा रहे हैं भाई। मोमोतारो की इमिटेशन को गोल्डन रिट्रीवर नाम के कुत्ते, इवन वो दोनों झगड़ रहे हैं कि किसी जापानीज ब्रीड के डॉग को भी लाया जाए जोक्स में। अब मैं बैठ के इन सभी जोक्स को तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि टाइम तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। अगर तुम्हें सच में स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, इससे लाभ होना बेटर। अगर मैंने ऑनेस्टली कहूं तो इससे बेहतर जोक्स तो मुझे ट्रिगर्ड इंसान के रखते हैं, और हाँ फुकरा इंसान के भी। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड देम वेरी क्रिंज। अबे लौड़े, ट्रिगर्ड और फुकरा इंसान को ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या नहीं लगता भाई मुझे वो नहीं? लौड़े रुक, बताता हूँ तेरे को। वेल गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जहाँ ये सब कुछ ताकाबा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये शो कभी भी एंड हो। मतलब वो ऐसे केंजाकू के साथ बहुत सारी कॉमेडी करना चाहता था, वो ऑडियंस को इंप्रेस करना चाहता था, और इसी के साथ ताकाबा का कंप्लीट ड्रीम खत्म होता है। उसने 100% ऑफ द ऑडियंस को हंसा दिया है और उसकी सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और वो आराम से जमीन पे लेटा हुआ है और केंजाकू को थैंक यू बोलता है। जिसपे केंजाकू भी कहता है कि तुम काफी ज्यादा फनी थे वहाँ, जिस चीज को ताकाबा भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। वेल तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी सारी बोरिंग चीजें खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अगले ही पेज में हमें दिखता है यूटा ने केंजाकू को पीछे से ही वार कर दिया है और उसका सिर काट दिया है। अब केंजाकू को सिर कटते हुए उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यूटा को कुछ के बारे में उसे पता कैसे नहीं चला। क्योंकि अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे या फिर प्रीवियस चैप्टर भी देखे होंगे तो केंजाकू ने स्पेशली ये मेंशन किया था कि अगर कोलनेस से यूटा बाहर निकले तो फिर केंजाकू को काफी जल्दी पता चल जाएगा। जिसपे केंजाकू को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि ताकाबा के पूरे कॉमेडी खेल नहीं, केंजाकू के माइंड को भी मैनिपुलेट कर दिया था। अगर तुमने पिछले चैप्टर को भी देखा होगा तो मैंने कहा है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक उसके माइंड के कॉन्फिडेंस के हिसाब से सिचुएशन को चेंज कर देती है और ये कहीं ना कहीं अपने ओपोनेंट के माइंड को भी इफेक्ट करती है। तो इसी तरह ताकाबा के कर्स टेक्निक के केंजाकू के माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया और इसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यूटा कभी कॉलोनी से निकला ही नहीं। अब क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ केंजाकू यूटा से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था, जिस पे यूटा हाँ में जवाब देता है। और यहाँ यूटा कहता है कि ताकाबा लोगों को मारना पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे ये काम खत्म करना पड़ा। जिसपे केंजाकू भी इस बात पे राजी होता है और वो कहता है कि काफी शर्मिंदगी की बात है कि मेरा काम खत्म होने से पहले मुझे मरना पड़ रहा है। लेकिन यहीं पर केंजाकू एक शॉकिंग बात कहता है दैट माय विल बी पास्ड ऑन। मतलब मैं अब यहाँ मर तो गया, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो तो सफल होके ही रहेगा, या फिर मेरा जो ड्रीम है वो कोई और कैरी करेगा। और इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर ये चैप्टर काफी सारे सवाल क्रिएट कर देता है कि क्या केंजाकू एक्चुअल में मरा है। मतलब इतना हाइप्ड अप विलन वो भी ढेर हो गया सिर्फ एक ही शॉट में। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब क्योंकि केंजाकू मर चुका है तो उसका कोई असिस्टेंट भी नहीं बचा, मतलब उसके साथ काम करने वाले तो सब कोई मर चुके हैं। तो केंजाकू की विल आखिर किस में पास होगी? कौन है वो बंदा जो केंजाकू के गोल को अचीव करेगा? हो सकता है कि केंजाकू ने पहले से ही टेंगन के साथ सारे ह्यूमंस के मर्जिंग स्टार्ट कर दी हो, या फिर हो सकता है कि केंजाकू के पास कोई बैकअप प्लान भी हो, या फिर कोई बैकअप फ्रेंड भी हो जो इसके प्लान को अंजाम दे जब इन एक्सीडेंट उसको कुछ हो जाए। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तो हमें बाकी के चैप्टर से देने वाले हैं जो कि अगले वीक से रिलीज होंगे। मैं कोई छोटी मोटी प्रेडिक्शन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो कह दिया। वैसे ही बात पे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर तुम लोगों को जुजुत्सु काइसेन के एपिक मांगा फाइट्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो तुम मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पर शिबुया इंसिडेंट आर्क के एपिक मांगा बैटल्स को कवर किया है। पहले वो और भी कवर करना बाकी है, तो उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।